कोशिश करते हैं और आज की चर्चा उसी से हम शुरू करेंगे। मुझे मीनाक्षी जी ने कहा था कि मूर्तिकला पर कोई शायद अलग से चर्चा नहीं है, तो हम अपनी बात में मूर्तिकला के बारे में भी आपसे चर्चा करते रहे। लेकिन जब हमारे पास कार्ड आया तो उसमें देखा कि उसमें एक शब्द है अभिरुचि। तो मेरे मन में शंका हुई कि ये अभिरुचि पाठ्यक्रम है या ये स्कल्पचर का। तो कन्फ्यूजन मैंने दोनों चीज़ें एक साथ जोड़ दी है। कुछ अभिरुचि के बारे में मैं बात करूँगा और कुछ जो बैकग्राउंड है पूरा उसके बारे में बात करूँगा। पहले हम अभिरुचि से शुरू करें, क्योंकि जहाँ हम अभिरुचि शब्द का रुचि या प्लेजर या एप्रिसिएशन की बात करते हैं, वहाँ एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र आ जाता है। ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि ये शब्द हम बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। एस्थेटिक्स हिंदुस्तान के शास्त्रों में इसका कोई पर्यायवाची ही नहीं है। तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि अभिरुचि है, लेकिन कला में या कला के अवगाहन में एस्थेटिक्स का बराबरी का पर्यायवाची भारतीय पूरे काव्यशास्त्र में नहीं है, जबकि काव्यशास्त्र की बड़ा लंबा इतिहास है। जैसे हमने कहा, सुनी हकायत की हस्ती जो दरमियान से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। मैंने सोचा कि अभिरुचि की चर्चा करते हुए फिर भारतीय कला के विकास के चरण है उसकी चर्चा करें। ना अभिरुचि का संदर्भ मुख्य रूप से एस्थेटिक्स से है, और एस्थेटिक्स का ये एक ग्रीक शब्द है एस्थेटिकनोस या एस्थेटिकनोमाई। इसके शाब्दिक अर्थ है परसीव करना, किसी चीज़ को देखना, पहचानना। यानी बहुत चीज़ें हैं, आप निकलते चले जाएं, लेकिन हो सकता है कि कुछ आप न देखें, नज़रअंदाज कर जाएं। एक कीन परसेप्शन, हर चीज़ को देखना, समझना और उसमें कोई सौंदर्य का आभास हो, इस तक को पहचानना एस्थेटिक्स के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा है कि भाई इसका नियरेस्ट वर्ड जो है वो चारु तक तो है, लेकिन ये तो इम्पोज्ड वर्ड लगता है कि क्योंकि कहीं पर किसी चीज़ को लगा के रखना ही है, इसलिए हम भाषा से कोई इच्छा से शब्द निकाल कर इसको लगा दें, और इस तरह का ही पता चलता है, मतलब इस तरह का प्रयास लगता है। लेकिन एस्थेटिक्स का वर्ड हमारे पास नहीं है। इस सारी भावना को कुछ भिन्न रूप से भारतीय काव्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में और शिल्पशास्त्र में भाव वही है, लेकिन इसके लिए शब्द की सरणी दूसरी है। तो इसलिए अभिरुचि शब्द तो हमारे लिए कॉमन है। सबसे पहले 1735 में ये शब्द एस्थेटिक्स बाउमगार्टन ने इस्तेमाल किया है। बाउमगार्टन जो उनका प्रथम प्रयोग था, और इसकी व्युत्पत्ति जैसा हमने बताया कि परसेप्शन से है कि किसी चीज़ को आपने परसीव किया। ये परसेप्शन आँखों से भी हो सकता है और मन से भी हो सकता है। कभी कभी अतीन्द्रिय वे में, अतीन्द्रिय अवस्था में भी आप बहुत कुछ चीज़ें सोच लेते हैं जो भले देखी ना हो, तो ये आपकी कल्पना है जो आपको बहुत चीज़ें समझाने में सफल होती है। एस्थेटिक्स का दूसरा प्रयोग फिर इसके बाद इमैनुअल कांट ने किया है, जो जर्मन दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने एक किताब लिखी है क्रिटिक ऑफ रीज़न। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कोई दो चीज़ें शाश्वत हैं तो ट्रुथ है, और दूसरा एस्थेटिक्स। इसकी ऑटोनॉमी है, इसकी एक स्वायत्तता है, निर्मूल स्वायत्तता, अखंड स्वायत्तता, जिसे किसी तरह से खंडित नहीं किया जाता, इतने में संपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि लेकिन ये एस्थेटिक्स जो है सौंदर्य शास्त्र
के संदर्भ में उन्होंने कहा, उसकी महत्व क्रिटिक ऑफ रीजन में उन्होंने इसकी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सौंदर्य का साक्षात्कार, यानी आप कुछ सुंदर है वो कैसे समझते हैं। यानी सौंदर्य की तो कोई परिभाषा अगर हम करने जाएं तो कोई कहीं भी सौंदर्य ढूंढ सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि नक्शिक से ही सौंदर्य है। सौंदर्य तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस हमें दृष्टि की ज़रूरत है कि उसको समझ सके, और वो दृष्टि एस्थेटिक्स प्रोवाइड करती है। तो उनका कहना, इमैनुअल कांट का कहना था कि ये इसमें कोई इस साक्षात्कार में कोई इस तरह का कि एक डिसइंटरेस्टेडनेस है। यानी ये डिसइंटरेस्टेडनेस यानी कोई मतलब किसी इंटरेस्ट से नहीं, किसी लोभ से नहीं देखना, बल्कि सिर्फ साक्षात्कार जो शुद्ध साक्षात्कार है, जिसमें कोई किसी तरह की और दूसरी लाग लपेट नहीं है, और इस तरह से सौंदर्य की अनुभूति जो पैदा होती है वो एस्थेटिक्स का विषय है। तो एक या तो ये सौंदर्य का साक्षात्कार है या ये सौंदर्य का आस्वादन है, टेस्ट। आप टेस्ट तो ज़बान से करते हैं, लेकिन ये टेस्ट आँखों से करते हैं आप। यानी यहाँ पर ये कुछ फिजिकलिटी को सरपास करके एक चीज़ जो जहाँ से संभव नहीं है वहाँ से आपको संभव करने के लिए प्रेरित करता है कि आँखों से आस्वाद करना है। आप टेस्ट तो आप ज़बान से करते हैं, लेकिन यहाँ से आँखों से आस्वादन, विजुअल परसेप्शन, ये इसकी चर्चा की है। ये चर्चा चलती रही, और कांट का एस्थेटिक्स में हम की चर्चा करें और कांट का नाम मैंने, ये संभव नहीं है। लेकिन ये कांट बड़े कठिन विद्वान थे, उन्हें समझना भी मतलब बड़ी मेहनत से समझना पड़ता है। बाद में आपने एडगर एलन पो का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने उनकी नॉवेल पढ़ी। मंकीज पॉ नाम की एक बड़ी डरावनी कहानी है, जिसे तो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए और बड़े भी समझदारी से पढ़ें। उन्होंने एक किताब लिखी पोएटिक्स, और इस पोएटिक्स में उन्होंने कहा कि किसी भी सुंदर वस्तु का होना, मतलब ये एक सौंदर्य की कल्पना जो है वो इस प्रकार की कल्पना है जो साक्षात से बनती है एक में, लेकिन इसमें अनासक्ति आवश्यक है। अनासक्त भाव से आप सौंदर्य का अवगाहन करें, ये भाव और अपने मन को आलोड़ित करें, इस प्रकार की चर्चा उन्होंने की है। लेकिन उस पर एक उनकी जो गाथा थी, उससे एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कला के लिए ही है, जैसे कला का कोई पर्पस ही नहीं। ये मानना कठिन है कि कला सिर्फ आत्म प्रेरित होती है या आत्म संकुचित होती है, उसका बाहर का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आर्ट फॉर आर्ट से का मूवमेंट जो है वो इनकी पोएटिक्स से, एडगर एलन पो की पोएटिक्स से शुरू हुआ। बहुत दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन बाद में जो फ्रांस के थे एडगर एलन पो, फ्रांस के ही जो कला प्रेमी थे, उन्होंने बहुत ही वार्तालाप चर्चा के बाद ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इसमें आर्ट में कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी उपयोगितावादी कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये एक रियलिटी का स्पष्टीकरण है और अपने में पूर्ण है। अगर कोई सुंदर चीज़ है तो उसका अर्थ ये है कि वो सुंदर बनी रहे, यानी बराबर वो उत्साहित करती रहे, बराबर वो इंस्पायर करती रहे। इसमें कोई यूटिलिटी ढूंढे, इसकी कोई उपयोगिता ढूंढे, या इसमें कोई और किसी तरह का और किसी अन्य क्रिया का संपादन हो। क्या ना ये लाइट और हो सकती है। तो